हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज खास मेहमान है हमारे साथ डॉक्टर गयास फैज शायर। डॉक्टर साहब वरिष्ठ शायर हैं और इनकी शायरी को मंचों से बखूबी सुना जाता है और इन्होंने कई शायर तैयार भी किए हैं। इन्होंने सभी विधाओं में लिखा है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। इनसे हम बखूबी जानेंगे इनकी शायरी के बारे में। आइए बात करते हैं डॉक्टर गयास फैज जी से। डॉक्टर गयास जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका और एसटीएन वालों का। डॉक्टर साहब, पहले तो हमारे दर्शकों को अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा कहाँ से आपने पूरी की और कब से आपका रुख शायरी की तरफ रहा? जहाँ तक मेरा विचार है कि मेरी 5-7 पीढ़ियाँ तो कोटा की हैं जी और ख़ास करके पाटन पोल और दरबार का जो एरिया थे जी, परकोटा जिसको कहते हैं, परकोटा में हमारे रहे। हमारे फादर पुलिस इंस्पेक्टर थे, बहुत ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर रहे। हमारे दादाजी टीचर थे और उनके भी जो थे वो भी पढ़े लिखे थे। हालांकि वो पूरा हमारा सिस्टम कोटा से ही रहा है और परिवार में भी सब लोग सरकारी नौकरी रहे हैं और सरकारी नौकर के साथ साथ ईमानदार सरकारी नौकर रहे हैं। किसी ने कोई रिश्वत नहीं ली। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे परिवार के लिए। और जहाँ तक मेरा संबंध है परिचय का, तो 31 जनवरी 1956 में मैं छबड़ा तत्कालीन कोटा जिले में पैदा हुआ था। हमारी नानी वहाँ रहती थी। उसके बाद कोटा आगे फादर के साथ पूरे राजस्थान का भ्रमण किया। जहाँ उनका ट्रांसफ़र होता था उनके साथ जाते थे। काफ़ी चीज़ें देखी हैं और घाट घाट का पानी पिया है, ये देख लो आप। क्यों कहने का मतलब अपन ये कहते हैं कि घाट घाट का पानी पिया है, जंगल जंगल देखा है। और मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया से भी बीए किया है, राजस्थान से बीए किया है। मैं अभी पेशे से डॉक्टर हूँ। बीएमएस मैंने किया है, आयुर्वेदिक रत्न, और उसके अलावा डी फार्मा भी हूँ आपकी दुआ से। और सोशियोलॉजी में मैंने एमए किया है। तो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने लाइफ में देखी है। बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, यूँ मान लें आप। तो मैंने एग्ज़ाम भी बहुत दिए हैं। हर चीज़ का शौक़ था और इसी शौक़ में चलते चलते ये शायरी का शौक़ भी बीच में आ गया। तो ये माने कि अब सन 80 के करीब जब बैठे रहते थे यार दोस्त, तो उसमें एक चीज़ रहती थी कि आपने कोई बात मुझसे की, अपनी वार्तालाप चल रही है, मैंने उसमें एक शेर पढ़ दिया किसी का भी। मतलब ये एक तरकीब होती थी कि यार वो अपन बात कर रहे थे, यार एक शेर डाल लो, तो आदमी को अच्छा लगता था। और उसी के बाद फिर धीरे धीरे संपर्क में आए। फिर हम भारतीय हिंदू समिति जाने लगे। भारतीय हिंदू समिति में काफ़ी लोगों से संपर्क हुआ। तो वहाँ मेरा संपर्क सबसे पहले मेरे उस्ताद ही कहें, सईद मेवी साहब बहुत अच्छे शायर थे, अब इस दुनिया में नहीं है। और एक रोशन कोट भी, जिसके नाम से अभी हमने एक बज़्म बनाई है। बिल्कुल। और उसका प्रोग्राम हर महीने चालू किया है। 2008 में आप इसी स्थान पर। हाँ, मैं लाया था। लाया भी मैं ही था उनको, रोशन साहब को और मेवी साहब को। एक मेरे साथ थे राजेंद्र माथुर। हम 3-4 जने साथ ही आए थे। एक के बाद एक प्रोग्राम दिया था हमने। तो इसके बाद फिर ये बढ़ता रहा भाई। अपना ये व्यवसाय तो है नहीं, शौक है।
चले जाते हैं, कहीं बुलाया जाता है। अब मैं रंगमंच पे, गोष्ठियों में, आकाशवाणी जयपुर, वो दूरदर्शन जयपुर वगैरह में काफ़ी मैंने अपने प्रोग्राम दिए, कोटा में दिए, आपके यहाँ भी दिया है। बिल्कुल। और इसके अलावा भी पंजाब, बॉम्बे, दिल्ली, मतलब पूरे हिंदुस्तान की किताबों में हम छपे हैं। और कोटा में सबसे ज़्यादा छपने वाला आदमी है चांद शेरी। एक तरह से वो भी मेरे अजीज़ और मेरे उस्तादों में से ही हैं। जितना भी उन्होंने मुझे बाहर प्रोत्साहित किया है, चांद शेरी ने किया है, और उन्हीं की वजह से हम क्या है काफ़ी आए गए हैं बाहर। तो एक तरह से वो भी उस्ताद की गिनती में ही हैं मेरे, जिन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई। 2-3 कथें देखें, है ना। सबसे पहले तो ये देखें कि वो हिंदू न मुसलमान, वह हिंदू न मुसलमान, वो सरदार नहीं है। वो हिंदू न मुसलमान, वो सरदार नहीं है, खुद अपने वतन से भी जैसे प्यार नहीं है। वो हिंदू न मुसलमान, वो सरदार नहीं है, खुद अपने वतन से भी जिसे प्यार नहीं है। और पैगाम अमन देती हैं मज़हब की किताबें, पैगाम अमन देती हैं मज़हब की किताबें, आतंक मेरे देश का किरदार नहीं है। लोग आतंक की बात करते हैं, तो मेरा देश जो है भारत देश, ये आतंकी देश नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो बाहर से आते हैं और अपना नाम बदनाम करते हैं। नाम का तो उस पर मेरे दिमाग इस पे चला कि जो मैंने एक ये कथा लिखा है। और एक और देखें, कथा देखें एक और, कि जिनके चर्चे थे नाम चीनों में, जिनके चढ़ते थे नाम चीनों में, बड़े सिकंदर, अकबर, हम देख लें बड़े बड़े महान लोग, कि जिनके चर्चे थे नाम चीनों में, दफन हो गए सब ज़मीनों में। जिनके चर्चे थे नाम चीनों में, दफन हो गए सब ज़मीनों में। और सांप बामी में ढूंढने वालों, बामी कहते हैं बिल को, सांप बामी में ढूंढने वालों, सांप तो रहते हैं आस्तीनों में। सही किया, बहुत बढ़िया। सांप बामी में ढूंढने वालों, सांप तो रहते हैं आस्तीनों में। मतलब अलग अलग उसका मेरा है। और 1-2 कथें और देखें कि मुक्तक हैं, इसको अपन हिंदी में मुक्तक कह सकते हैं, है ना। कि क्या मिटाएंगे हमें लोग मिटाने वाले, क्या मिटाएंगे, क्या मिटाएंगे हमें लोग मिटाने वाले, खुद ही जल जाएंगे एक रोज़ जलाने वाले, खुद ही जल जाएंगे एक रोज़ जलाने वाले। और ख़ुद तो डूबेंगे, ज़माने को भी ले डूबेंगे। आज की जो चल रही है परंपरा, खुद तो डूबेंगे, ज़माने को भी ले डूबेंगे। नाव कागज़ की समंदर में चलाने वाले, नाव कागज़ की समंदर में चलाने वाले, क्या मिटाएंगे हमें लोग मिटाने वाले, खुद ही जल जाएंगे एक रोज़ जलाने वाले। और एक ही देखें कि थोड़ा सा अलग उसका है कि जब भी कुछ चीज़ होती है तो सरकार चुप हो जाती है। किसानों का मामला हो या पहलवानों का मामला हो, लड़ाई झगड़े का मामला हो, सरकार चुप हो जाती है और फिर वो उसके बारे में बोलती नहीं है। और फिर उसके बाद वो उनको महिमा मंडित करते हैं जो गलत काम कर रहे हैं। मतलब तो वैमनस्यता हाँ, ज़्यादा फैलती है। तो उस पर मैंने एक मुक्ता कहा है कि मौन यही बतलाता है, मौन चुप होना मत, मौन यही बतलाता है इन ढोंगी सरकारों का, मौन यही बतलाता है इन ढोंगी सरकारों का। और संसद की दीवारों से है रिश्ता इन हत्यारों का, मौन यही बतलाता है इन ढोंगी सरकारों का। और संसद की दीवारों से है रिश्ता इन हत्यारों का, आतंकी बाबाओं और देश जलाने वालों का, आतंकी बाबाओं और देश जलाने वालों का, काट के सर कुत्तों को खिला दो देश के गद्दारों का, काट के सर कुत्तों को खिला दो देश के गद्दारों का। क्योंकि ये हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं। जो रेल जला रहा है, रेल की पटरी उखाड़ रहा है, या बसें जला रहे हैं, या देश को जला रहे हैं, तो देश की संपत्ति का नुकसान है। ये जो नुकसान है वो देश की संपत्ति का है। तो देश की संपत्ति का नुकसान करने वालों को तो माफ़ी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा गद्दार तो वही है जो देश की संपत्ति को नुकसान दे रहा है। ये है सर। डॉक्टर गया साहब, आपने नज्म भी लिखी,
जी। गजल भी लिखे, हाँ। गीत भी लिखी। तो ये कब से आपने प्रारंभ किया था ये लिखना? ये लिखना मैंने सन 80 के बाद से किया है। अच्छा। जब मेरी उम्र करीब 24-25 साल रही होगी। अच्छा। तो जो शौक़ था, शौक़ करते करते हमने वो धीरे धीरे अखबारों में पढ़ने लगे। नौ ज्योतियों में एक वो आता था कॉलम, एक कॉलम, उसमें एक किताब आती थी, उसमें आता था, तो उसको पढ़ते थे शौक़ से। अच्छा। तो वो शौक़ अब क्या है, वो एक आदत बन गई। जब आप डॉक्टर गयास जी भारत हिंदू समिति से जुड़े, जी। उस समय कई शायर, साहित्यकार जी। से लोगों से आपका जुड़ाव रहा होगा। उस समय कैसा एक इस जो क्षेत्र में कैसा आनंद मिलता था आपको? नहीं, आनंद मिलता था, सब तरह के लोग होते थे। देखो, कोटा एक तरह से गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल है, एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ तो जब भी गोष्ठियाँ होती हैं, जब भी कोई प्रोग्राम होता है, तो वहाँ सब तरह के आदमी होते हैं। वहाँ हाड़ौती का भी होता है, राजस्थानी का भी होता है, उर्दू का भी होता है, कभी भी होता है। तो ये चीज़ तो आप देख लें कि कोटा में इसकी मिसाल, ऐसी मिसाल तो कोटा के अलावा कहीं भी नहीं है जी। अब इतने हम उसमें प्रोग्राम देखते हैं टीवी पे या मोबाइल पे जो आते हैं, तो वो एक ही पक्ष का होता है। या तो उर्दू वाला है तो सब उर्दू वाले होते हैं, हिंदी वाला है तो हिंदी वाले होते हैं। और कोटा एक ऐसी जगह है जहाँ सभी तरह के जनवादी लेखक संघ का भी आदमी हमारे साथ है, नहीं, कामरेड महेंद्र नेजी भी हमारे साथ हैं, और उर्दू वाले भी हमारे साथ हैं, हिंदी वाले भी हमारे साथ हैं। तो क्या है कि मज़ा एक अलग ही होता है उसका, और सीखने को भी सीखने को काफ़ी मिलता है। बुजुर्ग लोग भी होते हैं और उनसे भी बातचीत होती है, तो ये चलता है। डॉक्टर गयास जी, जब आप लिखते थे शायरी या गज़ल या गीत, तो जब कभी पत्र पत्रिकाओं में छपते होंगे, जब उस जमाने में तो ये संसाधन थे नहीं, तो उस समय कैसा आपको महसूस होता था? यार खुशी महसूस होती थी कि यार देखो हम कहाँ पहुँच गए। भाई एक गज़ल को लेके, जब कोटा में रहने वाला आदमी का बॉम्बे में छप रहा है, ये पंजाब में छप रहा है, ये एमपी में देवास वगैरह से, इनसे उज्जैन से किताबें छपती थी, तो ऐसा लगता था कि यार अपन यार फेमस हो गए अपन। हाँ, मास्टरी कर ली अपन ने, अपन को बहुत अच्छा लग रहा है। तो और फिर दूसरों को भी दिखाते थे कि यार वो पुरानी किताब में मेरी वो आई है, देखना है यार। भाई पहले पत्रिका या अखबार में एक नाम भी छप जाता था तो वो तो बहुत बड़ी बात होती थी, खुशी की बात होती थी। या तो रोल नंबर ही लिखे देखे जाते थे या फिर नाम देखा जाता था। सही बात है। नहीं, वो जिस टाइम इसमें जयपुर में दंगा हुआ, उस वक्त मैंने गज़ल लिखी थी, तो वो मेरी भास्कर में प्रसारित हुई थी। अच्छा। और वो आतंकवाद पे थी। अच्छा। तो उसकी 2-4 लाइन देखो, मैं देखता हूँ, एक मिनट। उसका नाम ही मैंने दिया था आतंकवाद। अच्छा। तो देखें, गज़ल के मासूमों का खून बहाया, मासूमों का खून बहाया नाहक दहशतगर्दों ने, आतंकवादियों ने। जब जयपुर में ये हुआ था, तो उसके बाद फिर ये मेरे दिमाग में आई। तो शायरी में क्या होता है कि ये एक टच होता है कि आपने कोई न्यूज़ सुनी, या आपने कोई घटना देखी, तो आपके स्ट्राइक करेगी, आपके दिमाग पे स्ट्राइक करेगा। अगर एक बार वो स्ट्राइक होगी, तो फिर उस पर दिमाग चलता है कि यार इस पर अपन को कुछ करना चाहिए, अपने आप ही अंतरात्मा से वो चलता ही रहता है बस, वो क्या यार ये इस पर अपन क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो उस वक्त मैंने ये लिखी कि मासूमों का खून बहाया नाहक दहशतगर्दों ने, और दिल की अपनी प्यास बुझाई आतंकी नामर्दों ने। दिल की अपनी प्यास बुझाई आतंकी नामर्दों ने। और पुलिस के लिए मैंने ये लिखा है, सरकार के लिए, कि कितने हैं मुस्तैद मुहाफिज, मुस्तैद मतलब सक्रिय है ना, अलर्ट, सुरक्षा में। कितने हैं मुस्तैद मुहाफिज नाबीना सरकारों के, कितने हैं मुस्तैद मुहाफिज नाबीना सरकारों के, सच्चाई को उगल दिया है आज पुरानी फर्दों ने। कि चुपचाप बैठे हैं, उनके सामने कांड हो गया, और उसके बाद उनको ये मालूम ही नहीं है, जैसे कि अपन पुरानी किताबें निकाल रहे हैं और उसमें से मिट्टी निकल रही है। अब आप उसको ढूंढते रहो, क्या कर लोगे उसको ढूंढने के बाद? ये चीज़ अगर आप पहले करते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं।
रोका जा सकता था। शेर देखें कि किसने रची है इस साजिश को, इसमें किसका हाथ रहा। किसने रची है इस साजिश को, इसमें किसका हाथ रहा। राज छुपाए रखा है शायद चंद सियासी पर्दों ने। तो जो सियासी पर्दे होते हैं वो भी इसका राज छुपा के रख देते हैं कि कहीं किसी को पता नहीं लगेगा क्या बात है क्या नहीं है। तो बहुत सारी। और शेर देखें कि ढेरों जाने गई हैं लेकिन प्यार मोहब्बत ज़िंदा है। आपने देखा होगा कि उस टाइम पे जब दंगा हुआ था तो काफ़ी लोग सामने आए थे, वो हिंदू मुसलमान कोई नहीं देखा, उनको ले लेके इंसानियत की नज़र आई थी और उनको ले लेके कोई अस्पताल जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई उनको निकाल रहा है, कोई क्या। तो ये एक इंसानियत होती है, तो ये इंसानियत भी नज़र आई थी माँ इनके ज़्यादा। प्यार मोहब्बत ज़िंदा है, ढेरों जाने गई हैं लेकिन प्यार मोहब्बत ज़िंदा है। दुनिया को पैगाम दिया है जयपुर वासी मर्दों ने। दुनिया को पैगाम दिया है जयपुर वासी मर्दों ने। और देख के जिनको हैवानों की कांप उठी हैं रूहें भी। देख के जिनको हैवानों की कांप उठी हैं रूहें भी। फ़ाइज़ ऐसा काम किया है अमन के दुश्मन बेदर्दों ने। अमन के दुश्मन बेदर्दों ने। ये मेरी उस टाइम पे नहीं, बहुत अच्छी लिखी थी मैंने। तो उस टाइम के देखो ये एक सिचुएशन होती है कि घटना को देख के अपनी आत्मा उसको उगल दे, एक बोध करा दे। वही लेखनी है, वही लेखक है, वही शायर, वही साहित्यकार है। डॉक्टर गयास जी, आपने देश में कहाँ मंच साझा किए? मंच मैंने ज़्यादा साझा नहीं किए है भाई। कोटा है, ये क्या नाम है अपना दशहरा रंगमंच है, कोटा है, भीलवाड़ा है, जयपुर भी गया हूँ और ग्वालियर मेरा ससुराल है, तो वहाँ भी जो लोग हैं तो उनसे मेरी बातचीत है। जोधपुर में मेरे बच्ची के मामा ससुर लगते हैं, अफजल जोधपुरी, वो भी बहुत बड़े शायर हैं वहाँ, अफजल जोधपुरी। सीनकाब निज़ाम वगैरह सब में रहते हैं, तो वहाँ भी प्रोग्राम हुए हमारे। तो इसे काफ़ी जगह मैंने साझा किया है। डॉक्टर गयास जी, जब पहली बार आपने मंच साझा किया होगा, क्योंकि बड़े शायर भी उस जगह बैठे होते हैं, तो जब पहली बार आपको बुलाया गया तो कैसा आभास हुआ था उस समय? नहीं, आभास देखो मुझे क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा तो पहले मुझे ये लगा कि मैं यहाँ दूरदर्शन में गया पहली बार, चांदशेरी कोटा के और मैं दोनों, तो वहाँ इकराम राजस्थानी थे और बहुत बड़ा नाम था, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम था इकराम राजस्थानी। तो चांदशेरी ने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब यार थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं यार। तो उन्होंने कहा यार काहे के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं, आप और मैं अपन एक ही तो है, अपन मिलते रहते हैं, आप मुझे सुनाओगे मैं आपको सुनाऊंगा, तो उसमें उसकी क्या ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं वैसे ऐसी बात नहीं है, वो तो होता है भाई, आप कभी कभी मंच पे जाएं, पहली बार जाएं तो आदमी को थोड़ा रहता है। तो फिर मैंने पढ़ा वहाँ दूरदर्शन पे, तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स था। तो बाद में आके वो विक्रम राजस्थानी कह रहेगा अरे यार चांद तो कह रहा था कि यार आप कंफ्यूज हो रहे हो, कहाँ हो रहे यार, आपने तो बहुत बढ़िया पढ़ा। यही जगदीश सोलंकी ने मुझसे एक बार कहा, अदालत में हमारा प्रोग्राम था, कोटा अदालत में होली मिलन समारोह था, तो मैं भी वो जगदीश जी ने मुझसे यही कहा, सोलंकी ने, कि यार आपने बहुत बढ़िया पढ़ा है। कौन कहता है कि यार आप नए आदमी हो? मैंने कहा नया तो नहीं हूँ, उम्र तो आपकी जैसी है, लेकिन मंच पे नया हूँ, क्योंकि कम आता जाता हूँ और जितना भी आता जाता हूँ, लेकिन मैं लिमिट की और अपनी लेखनी को परफेक्ट रखता हूँ। ये डॉक्टर गयास जी, आपको जो ज़्यादा मंचों पे सजना अच्छा नहीं लगता, एक शौकिया आप अपनी शौकिया अपनी शायरी करते हो जी। आप गीत भी लिखते हो, गज़ल भी लिखते हो, कोई गज़ल आपने लिखी हो, सुनाए दर्शकों को? कि इतनी ऊंची उड़ान रखता हूँ, इतनी ऊंची शेर देखें आप, हाँ मतलब देखें कि इतनी ऊंची उड़ान रखता हूँ, जेब में आसमान रखता हूँ। इतनी ऊंची उड़ान रखता हूँ, जेब में आसमान रखता हूँ, क्या पता किस घड़ी वो आ जाए, क्या पता किस घड़ी वो आ जाए, दिल का खाली मकान रखता हूँ। क्या पता किस घड़ी वो आ जाए, दिल का खाली मकान रखता हूँ। और हौसले पस्त यूँ नहीं होते हैं, हौसले पस्त यूँ नहीं होते, दिल हमेशा जवान रखता हूँ। हौसले पस्त यूँ नहीं होते,
दिल हमेशा जवान रखता हूँ और सर पे रहता हूँ मैं कफन बांधे। सर पे रहता हूँ मैं कफन बांधे। सर पे रहता हूँ मैं कफन बांधे और हथेली पे जान रखता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। सर पे रहता हूँ मैं कफन बांधे और हथेली पे जान रखता हूँ और खामोशी का कुछ तो सबब है फाइज, कोई मतलब है। अगर मैं चुप लगा रहा हूँ आपकी किसी बात पे तो उसका कोई मतलब है बिल्कुल। कि खामोशी का कुछ तो सबब है फाइज, वरना मैं भी ज़बान रखता हूँ। वाह। खामोशी का कुछ तो सबब है फाइज, वरना मैं भी ज़बान रखता हूँ। मैं भी कुछ कह सकता हूँ लेकिन आपकी इज्जत करने के लिए मैं चुप हूँ, जी जी। किसी बात को दबाने के लिए मैं चुप हूँ। बिल्कुल। इतनी ऊंची उड़ान रखता हूँ, जेब में आसमान रखता हूँ और क्या पता किस घड़ी वो आ जाए, दिल का खाली मकान रखता हूँ। ये और एक गज़ल और देखें कि तेरी यादों तेरे ख्यालों में, तेरी यादों तेरी ख्यालों में खो गया हूँ मैं इन उजालों में। ये मैं क्या मेरी मिसेज से अक्सर कहता रहता हूँ कि तेरी यादों तेरे ख्यालों में खो गया हूँ मैं इन उजालों में, बन संवरने की क्या ज़रूरत है, अच्छी लगती हो बिखरे वालों में। बन संवरने की क्या ज़रूरत है, अच्छी लगती हो बिखरे वालों में। तो एक अलग अलग विधा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ दिमाग में आती है। ये उस जमाने की शायरी है। नहीं, शायरी का कोई ज़माना नहीं है। शायर हमेशा जवान होता है और वो कभी भी कोई भी नई चीज़ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी लिख सकता है। उसके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई आज क्या हो रहा है। क्या हुआ? तो डॉक्टर साहब आपकी जो ये जो आपने इतनी सारी चीज़ें लिख डाली, उसकी कोई पुस्तक प्रकाशित होगी, क्या मानते हैं आप? देखो ये तो ईश्वर जानता है और ईश्वर ही करता है जो करना है। ये जो मुझसे लिखाया है ना, ये भी ईश्वर ने लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई अपन जानते हैं कि आजकल इतना सस्ता काम नहीं है। बिल्कुल 20-30 हज़ार रुपये एक बार पुस्तक छपाने के होते हैं। अपन मीडियम क्लास आदमी और डॉक्टर सबको साथ में लेके चलने वाले लोग, अब वो अपन इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए भी आप ये माने। एक तो डॉक्टर साहब कई अकादमियाँ जो आप पांडुलिपि तैयार करके हाँ। और अकादमी में भेजें, वो वहाँ सेलेक्ट होती है, उसके बाद उससे आर्थिक संबल भी मिलता है, तो ऐसा अजी, प्रयास किया आपने? नहीं किया। एक्चुअली क्या है जी, ये सब राजनीति है, किसको देना है किसको नहीं देना है। और जो नामी होते हैं, जो चाटुकार होते हैं, उनको मिल जाता है। हर आदमी को थोड़ी मिल रहा है। जो वहाँ काम कर रहे हैं या तो वो अपने मिलने वालों को करवाते हैं। अभी उदयपुर वगैरह से भी इनसे भी हुआ था, कहना नहीं चाहिए। तो कहाँ देते हैं लोग, गरीब आदमी को या छोटे आदमी को कहाँ मिल रहा है। ये तो उनको मिल रहा है जिनके नाम है। कोई कलेक्टर, कोई मजिस्ट्रेट है, कोई क्या है, अगर वो शायरी कर रहा है, कभी कर रहा है, वो कैसी भी लिख रहे हैं, लेकिन उनको मिल रहे हैं सब। या अखबार में भी देखें आप, तो अखबार में भी जगह उन्हीं को मिल रही है जो चाटुकार है, हमें थोड़ी मिल रही। बिल्कुल। डॉक्टर गियास जी, तो आपका मानना है कि जो जितना लिखा वो आप एक किताब के रूप में सामने लाएंगे, देर से ही सही पर लाना, इंशाल्लाह, और खुदा ने चाहा तो जरूर। हाँ, आने वाली पीढ़ी डॉक्टर गियास भाई के नाम से उसको पढ़ सके, देख सके, कुछ क्या लिखा। उसके लिए तो ईश्वर की कृपा ये रही कि कोटा से 2 लोगों ने PhD की है। अच्छा। एक तो असद साहब हैं जो आजकल जोधपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और एक स्टेशन पे है, मुझे नाम उनका ध्यान आ नहीं रहा। तो उन्होंने जो PhD की है, हाड़ोती के पुराने और नए शायर कवि, उसमें उनकी किताब में मेरे 2 पेज हैं। 2 पेज में उन्होंने मेरी कोट की है। ऐसे स्टेशन पे जो हैं, उनका मुझे नाम याद नहीं रहा, खान साहब हैं, उन्होंने भी उर्दू में PhD की है। तो उन्होंने भी मेरे कोट किया है मुझे, कि कोट तो बहुत सारा किया है, मैंने बहुत सारे लोगों को करवाया। मेरे मिलने जुलने वाले जो अच्छा लिखते थे, उनको मैंने कहा कि भाई आप इनको भी लो, आप मेरी बात मत करो कि औरों को भी करो। कि पुराने भी शायर हैं या नए हैं, ये जो भूतपूर्व गुजर गए, मैंने उनकी भी सामग्री ला के उनको दी। तो याददाश्त करने के लिए तो ये ऐसी चीज़ें भी बहुत हैं, और ये हर आदमी को मौका नहीं मिलता है। वही PhD में जो किताब लिख रहा है, वो हमारे बिल्कुल सही, हमें एक जगह दे रहा है, और वो भी 2-4 लाइन नहीं,
2-2 पेज दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मालिक का शुक्र है। मालिक कहने कहीं आदमी को एडजस्ट करता है। अगर इधर एडजस्ट नहीं है तो हम उधर एडजस्ट हैं। डॉक्टर गयास जी, आप जब उस समय शायरी लिखना सीखे ही थे जी, तो यहाँ कोटा के अंदर या हड़ौती के अंदर ऐसे कौन से नामचीन शायर थे जिनकी लेखनी से आपकी लेखनी चली? कोटा के शायर में तो रोशन कोटवी साहब थे, उनसे बहुत मैं प्रभावित हुआ हूँ। और मेवी साहब थे हमारे, शहीद मेवी साहब। वो एक तरह से आदमी माने कि मजरू सुल्तानपुरी से प्रभावित थे वो। तो वो उस टाइप की शायरी लिखते थे, कामरेड टाइप। तो उनसे भी मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। वो ये चीज़ें एक तरह से माने आप कि उनकी वजह से हैं ये चीज़ें, क्योंकि उसमें यही टोन आ रहा है। मजरू सुल्तानपुरी ने जो गज़लें लिखे हैं, जो गीत लिखे हैं, वो इसी टाइप के लिखे हैं। तो वो उनसे प्रभावित थे, मैं उनसे प्रभावित था। यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो समाज में जो अहित होता है उस संदर्भ में लिखने के लिए। अभी रोशन कोटवी साहब है, चांद शेरी है। चांद शेरी एकता के लिए लिखता है, कौमी एकता की जितना भी लिखता है, कौमी एकता के नाम से वो फेमस है। शकर अनवर साहब हैं, ये बहुत बड़े नाम हैं। अकील शाह साहब थे। और ज़्यादा प्रभावित अगर मैं हुआ हूँ यहाँ तो राहत इंदौरी से हूँ। राहत इंदौरी से, क्योंकि राहत इंदौरी को हम सुनने जाया करते थे और उसकी शायरी एक अलग ही शायरी थी। राहत इंदौरी बड़ा नाम था, बड़ा नाम था। तो उनकी शायरी सुन के हम ये कहते थे, अरे यार देखो कि कितना बढ़िया पढ़ता है, क्या क्या चीज़ें लाता है, कहाँ से लाता है यार। बहुत बढ़िया। डॉक्टर गयास साहब, एक और आप अपनी रचना और हमारे दर्शकों को सुना देंगे। 1-2 रचना और। रहबर मेरे देश के, रहबर ये जो है ना, या नेता कह लें। रहबर मेरे देश के कुर्सी के पुजारी हो गए। बहुत बढ़िया। आज कुर्सी के पुजारी हैं। हर आदमी कुर्सी चाहता है, कुछ भी कर लो, लड़ाई झगड़े कुछ भी हो जाए, कुर्सी चाहिए, बस कुर्सी चाहिए। बस। हिंदुस्तान खतरे में है, हम खतरे में हैं, आप खतरे में हैं, फलानी जात खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है। आप और हम भाई हैं, बचपन में साथ खाया है और साथ रहें। आज शादी ब्याह में, मरण जीवन में, हर चीज़ में हम एक दूसरे के साथ होते हैं। कहाँ हमारे में झगड़ा है, लेकिन सियासत है, सियासत ही झगड़ा, ये सियासत ही फूट डाल रही है ना। तो सिर्फ कुर्सी खतरे में है। आप ये देखें, अभी जो माहौल बनाया जा रहा है, ये इसमें क्या है, कुर्सी खतरे में है और कोई खतरे में नहीं है। ना आप खतरे में हो, ना मैं खतरे में हूँ। देखें कि रहबर मेरे देश के कुर्सी के पुजारी हो गए। रहबर मेरे देश के कुर्सी के पुजारी हो गए और कौमो मिल्लत बना जमूरा, ये मदारी हो गए। आप और हम तो जमूर हैं और अपन को चलाने वाला मदारी हो रहा है नहीं। रहबर मेरे देश के कुर्सी के पुजारी हो गए और कौमो मिल्लत बना जमूरा, ये मदारी हो गए। और आ गया मौसम चुनावी, लफासी जमकर करो। लफासी मतलब जो आपको बोलना हो बोलो, अपनी मर्जी पड़े। चुनाव का मौसम है, आपकी मर्जी पड़े जो बोलो, जो आपको बोलना है। आ गया मौसम चुनावी, लफासी खुलकर करो। पार्टी अध्यक्षों के फरमान जारी हो गए। पार्टी अध्यक्षों के फरमान जारी हो गए और रंग सर पर वो चढ़ा है मगरबी तहजीब का। मगरबी तहजीब मतलब फॉरेन का, जो अपने दिमाग पे जो पश्चिमी सभ्यता का जो चढ़ा है, रंग सर पर वो चढ़ा है मगरबी तहजीब का। कुर्ता धोती और पजामा सब सफारी हो गए। धोती कुर्ता और पजामा सब सफारी हो गए। और जीएसटी के तीर ने सोने की चिड़िया मार दी। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है और कहाँ पहुँच गया, कितनी महंगाई है, क्या है कि जीएसटी के तीर ने सोने की चिड़िया मार दी। देश नंगा कर दिया, हर सू भिखारी हो गए। दर दर पे भिखारी है। हर आदमी को 5 किलो अनाज के लिए वहाँ खड़ा होना पड़ रहा है राशन वाले के। अगर आप उसको इतने पैसे के बदले उसको शिक्षा फ्री कर देते तो बेचारा वो राशन कार्ड की दुकान पर खड़ा नहीं होता। मतलब मैं विरोधी नहीं हूँ कि आप गरीब आदमी को दे रहे हो, लेकिन पंगु बनता है। पंगु बनता है, उससे आदमी पंगु बन गया। उसको यार रोटी पानी तो मिल ही रहा है, उसको खड़ा करना चाहिए। और उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब फ्री हो। तो
सच है, बहुत बढ़िया आपकी जी जो सोच बात- हम। और वक्त की साजिश कहें या खेल किस्मत का हिस्से, वक्त की साजिश कहें। साजिश कहें या खेल किस्मत का हिस्से, अपने घर में आज हम ही इश्तिहारी हो गए। वाह, हिंदुस्तान वालों को उन्होंने विदेशी बना दिया, इश्तिहार लगा दिया उन्होंने कि यार ये तो विदेशी हैं, बाहर भगाओ इनको। सही बात। वक्त की साजिश कहें या खेल किस्मत का हिस्से, अपने घर में आज हम ही इश्तिहारी हो गए और आस्था के नाम पे अब तो भरोसा उठ गया। आज तक गज़ल क्या होता है कि हर शेर अलग होता है, उसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। 4 या 5, 6, 8, 10 शेर की एक गज़ल बनती है, लेकिन सब अपने अपने हर शेर अपनी बात की एक पूरी बात करता है, एक मुकम्मल बात करता है। एक शेर अपनी पूरी मुकम्मल बात करता है, जैसे मैंने की कि GST के 3 ने सोने की चिड़िया मार दी, है ना, देश नंगा कर दिया, दर दर भिखारी हो गए। तो ये पूरी बात है, एक पूरी कहानी है कि यार गरीब आदमी के साथ क्या हुआ है। सही बात। तो इसी तरह के देखें आपके आस्था के नाम पे अब तो भरोसा उठ गया, आस्था के नाम से अब तो भरोसा उठ गया। गया। बाबा मेरे देश के सब बलात्कारी हो गए, बाबा मेरे देश के सब बलात्कारी हो गए। और एक और देखें, मतलब देखें कि देश का फाइज भविष्य अंधकारी हो गया, देश का फाइज भविष्य अंधकारी हो गया। रहनुमा मेरे वतन के सब भ्रष्टाचारी हो गए, रहनुमा मेरे वतन के सब भ्रष्टाचारी हो गए। रेबर मेरे देश के कुर्सी के पुजारी हो गए। कौम मिन्नत बना जमुरा ये मदारी हो गए। और रंग सर पर वो चढ़ाए मगरिबी तहजीब का, धोती कुर्ता और पजामा सब सफारी हो गए। चुनाव का माहौल चल रहा है, जी तो आप ये देखेंगे चुनाव के बाद फिर कैसे नेता बिकेंगे। जी अपन ने ये देखा है कि वहाँ सौदा होता है, तो ये सौदा मुगलों के टाइम पे या अंग्रेज़ों के टाइम पे भी दिल्ली में हुआ करता था, मीना बाजार लगा करता था वहाँ। तो उसके ऊपर भी सुना है। उसके ऊपर भी मैंने एक 4-6 लाइन लिखी थी। और देखें आपके, फिर ताज़ा खबर आई, फिर ताज़ा खबर आई, अखबार चलो देखें, फिर ताज़ा खबर आई, अखबार चलो देखें, फिर सजने लगे मीना बाजार चलो देखें, फिर सजने लगे मीना बाजार चलो देखें। और इस मुल्क की किस्मत में लिखे हैं लुटेरे ही, इस मुल्क की किस्मत में लिखे हैं लुटेरे ही। बनती है यहाँ किसकी सरकार चलो देखें, बनती है यहाँ किसकी सरकार चलो देखें। ये है। और सुनाए तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गयास भाई शायर। इन्होंने जिंदा दिली से अपनी गज़लें लिखी और जो समाज में आज जो भी कुरीतियाँ हैं या जो शासन में कई कमियां हैं उनको इन्होंने अपनी शायरी में वो स्थान दिया है। आज ये हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।